उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। ई-व्यवसाय का अर्थ परिभाषित करने में, ई-व्यवसाय के अंग के रूप में क्रय और विक्रय की प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन करने में, ई-व्यवसाय और पारंपरिक व्यवसाय के बीच अंतर करने में, ई-व्यवसाय के लाभ और सीमाएं बताने में, व्यवसाय करने के इलेक्ट्रॉनिक तरीके पर जाने की संगठनों की आवश्यकता को समझाने में, इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से व्यवसाय में शामिल प्रमुख जोखिम कारकों को पहचानने में, व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता और लाभों का सविस्तार वर्णन करने में, बाह्य स्रोतीकरण के कार्यक्षेत्र और सीमाओं को पहचानने में। परिचय। पिछले दशक के दौरान व्यवसाय के तरीके से जबरदस्त परिवर्तन आया है। व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय पद्धति कहा जाता है। यहाँ उभरता शब्द इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि ये परिवर्तन सर्वत्र हो रहे हैं और ये भी कि ये परिवर्तन जारी रहने की संभावना है। व्यवसाय को आकार देने वाले 3 सबसे मजबूत रुझान। 1. अंकीयकरण। पाठ्य, चित्रों, ध्वनियों, वीडियो और अन्य सामग्रियों का 0 और 1 की श्रृंखला में उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित करने के लिए रूपांतरण। 2. बाह्य स्रोतीकरण। और 3. अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण। ई-व्यवसाय। कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग कर व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के संचालन को ई-व्यवसाय कहा जाता है। सबसे अधिक सुपरिचित कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट है। हालांकि इंटरनेट एक सार्वजनिक संपूर्ण तरीका है, इसलिए संगठन व्यावसायिक कार्यों के अधिक कुशल प्रबंधन के लिए अधिक निजी और सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करते हैं। ई-व्यवसाय बनाम ई-कॉमर्स। कई बार ई-व्यवसाय और ई-कॉमर्स का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, लेकिन जैसे कि व्यवसाय वाणिज्य की तुलना में व्यापक शब्द है, उसी तरह ई-व्यवसाय भी एक अधिक विस्तृत शब्द है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाले कई व्यावसायिक कार्य और लेन-देन शामिल हैं, जिसमें लेन-देन की सबसे लोकप्रिय श्रृंखला ई-कॉमर्स शामिल है। ई-कॉमर्स में इंटरनेट पर अपने ग्राहकों और पूर्तिकर्ताओं के साथ संगठन की अंतर्क्रिया शामिल है। वहीं दूसरी ओर ई-व्यवसाय में इलेक्ट्रॉनिक रूप से किए जाने वाले सभी व्यावसायिक कार्य शामिल हैं, जैसे माल सूची प्रबंधन, उत्पादन, लेखांकन और वित्त, उत्पाद विकास और मानव संसाधन प्रबंधन। ई-व्यवसाय का कार्यक्षेत्र। ई-व्यवसाय का कार्यक्षेत्र काफी विशाल है और इसमें उत्पादन, विपणन, वित्त, विपणन और कार्मिक प्रशासन और प्रबंधकीय गतिविधियों जैसे सभी प्रकार के व्यावसायिक कार्य शामिल हैं। ई-व्यवसाय को देखने का एक और तरीका इसे शामिल लोगों और तृतीय पक्षों के परिप्रेक्ष्य से देखना है और इस परिप्रेक्ष्य से संगठन के ई लेन-देनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: B2B, B2C और अंतः B या संगठन की आंतरिक प्रक्रियाएं। B2B वाणिज्य। इसमें व्यावसायिक लेन-देन में शामिल दोनों पक्ष व्यावसायिक संगठन होते हैं और इसलिए B2B का अर्थ
व्यवसाय से व्यवसाय वाणिज्य है। उपयोगिताएं और मूल्य पैदा करने के लिए व्यवसाय को अन्य व्यावसायिक फर्मों के साथ अंतरक्रिया करने की आवश्यकता होती है, जो विक्रेता विभिन्न आदानों के पूर्तिकर्ता हो सकते हैं या वे उस चैनल का हिस्सा हो सकते हैं जिसका उपयोग करके संगठन उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद वितरित करता है। B2C वाणिज्य। जैसा कि नाम से पता चलता है, B2C लेनदेन में एक तरफ व्यावसायिक संगठन होते हैं और दूसरी तरफ ग्राहक होते हैं। B2C का अर्थ व्यवसाय से ग्राहक होता है। अंतः B वाणिज्य। इसमें व्यावसायिक लेनदेन में शामिल सभी पक्ष उसी व्यवसाय से होते हैं और इसलिए इसे अंतः B वाणिज्य कहा जाता है। C2C वाणिज्य। इस तरह के वाणिज्य में व्यवसाय का उद्भव उपभोक्ताओं से होता है और इसका अंतिम गंतव्य भी ग्राहक ही होते हैं। इसलिए इसे C2C कहा जाता है। इस प्रकार का वाणिज्य ऐसी वस्तुओं के लिए उपयुक्त होता है जिसके लिए मान्यता प्राप्त बाजार तंत्र नहीं होता है। उदाहरण के लिए सेकंड हैंड कपड़े, किताबें, वस्तुएं आदि बेचना। ई-व्यवसाय बनाम पारंपरिक व्यापार। पारंपरिक रूप से आदेश देने पर कारीगरों द्वारा तैयार उत्पादों का निर्माण किया जाता रहा है और इसलिए वे लंबे सुपुर्दगी समय के साथ महंगे रहे हैं। अब ई-कॉमर्स संगठनों के आगमन के साथ कम लागत पर ग्राहक अनुरूप वस्तुएं पेश की जा सकती हैं और सुपुर्दगी का समय भी काफी कम हो गया है। ई-व्यवसाय के लाभ। निर्माण में आसानी और कम निवेश की जरूरत। उद्योग स्थापित करने के लिए कई प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के विपरीत ई-व्यवसाय शुरू करना तुलनात्मक रूप से आसान है। ये छोटे और बड़े उद्यमों को समान रूप से लाभान्वित करता है। सुविधा। इंटरनेट 24x7x365 व्यवसाय करने की सुविधा प्रदान करता है। ये लचीलापन लोगों को मध्य रात्रि में भी खरीदारी करने की अनुमति देता है और संगठनात्मक कर्मियों को दिन में किसी भी समय व्यवसाय करने देता है। गति। ई-व्यवसाय से चक्र समय यानी मांग के स्रोत से उसकी पूर्ति तक एक चक्र पूरा करने में लगने वाले समय में काफी सुधार आया है। हर कोई जानता है कि इस डिजिटल युग में धन को प्रकाश को वेग पर इलेक्ट्रॉनिक स्पंदनों के रूप में वर्णित किया जाता है। ये सब ई-कॉमर्स के इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण तकनीक के कारण है। वैश्विक पहुंच। इंटरनेट की कोई सीमा नहीं है। एक ओर जहां ये विक्रेता को वैश्विक बाजार तक पहुंचने की अनुमति देता है, वहीं दूसरी तरफ ये खरीदार को दुनिया के हर हिस्से से उत्पादों का चयन करने की अनुमति देता है। इंटरनेट के बिना वैश्वीकरण गति और कार्यक्षेत्र के मामले में सीमित होता है। कागज रहित समाज की ओर संचलन। इंटरनेट के उपयोग ने कागजी कार्य और संबंध लाल फीते पर निर्भरता को काफी कम कर दिया है। ई-व्यवसाय की सीमाएं। किसी अन्य चीज की तरह ई-व्यवसाय की भी कुछ सीमाएं हैं। कम वैयक्तिक स्पर्श। ये चाहे कितना भी हाईटेक हो, लेकिन इसमें पारस्परिक स्पर्श और अंतरक्रिया की गर्मी की कमी होती है। इस तरह ये उन उत्पाद श्रेणियों के व्यवसाय के लिए तुलनात्मक रूप से कम उपयुक्त पद्धति है, जिनके लिए काफी मात्रा में वैयक्तिक स्पर्श की आवश्यकता होती है। आदेश देने
और उसकी पूर्ति की गति के बीच असंगतता। हालांकि माउस की क्लिक पर सूचना प्रवाहित होती है, लेकिन उत्पादों या आदेश की वास्तविक सुपुर्दगी में समय लगता है। इससे ग्राहकों में अधीरता हो सकती है। प्रौद्योगिकी सक्षमता की आवश्यकता। ई-व्यवसाय के लिए कंप्यूटर प्रौद्योगिकी से काफी परिचित होने की आवश्यकता होती है। उच्च जोखिम कारक की समाविष्टि। ई-व्यवसाय साइबर व्यक्तित्वों के बीच होता है। इससे पक्षों की पहचान स्थापित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंटरनेट के माध्यम से लेनदेन करना जोखिम भरा होता है। जन प्रतिरोध। अभिनव प्रौद्योगिकियों और व्यवसाय करने की नई पद्धतियों से समायोजन की प्रक्रिया लोगों के बीच असुरक्षा की भावना पैदा कर सकती है। नैतिक सरोकार। तो तुम ये नौकरी बदलने की योजना बना रही हो। आप अभी इसे छोड़ सकती हो। एचआर मैनेजर ने उसे अपने दोस्त को लिखे ईमेल की एक प्रति दिखाते हुए कहा। स्वाति इस बात से चकित और भौचक्की दोनों थी कि उसका बॉस उसके ईमेल खाते तक कैसे पहुंचा। आज संगठन आप जिन फाइलों, दस्तावेजों, ईमेल का सिस्टम पर उपयोग करते हैं, उस पर नजर रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक आई रखते हैं। क्या ये सभी नैतिक है? ऑनलाइन लेनदेन। ऑनलाइन लेनदेन में शामिल चरण। मुख्य रूप से ऑनलाइन लेनदेन में 3 चरण शामिल हैं। सबसे पहले क्रय पूर्व चरण। इसमें विज्ञापन और सूचना एकत्र करना शामिल होता है। दूसरा क्रय विक्रय चरण। इसमें मूल्य मोलभाव शामिल होता है। क्रय विक्रय का समापन और भुगतान। तीसरा सुपुर्दगी चरण। सुपुर्दगी चरण के अलावा ऑनलाइन लेनदेन के सभी अन्य चरणों के लिए सूचना के उचित प्रवाह की आवश्यकता होती है। ऑनलाइन व्यापार की प्रक्रिया। पंजीकरण। किसी भी ऑनलाइन खरीदारी से पहले व्यक्ति को अपने आप को ऑनलाइन विक्रेता के पास पंजीकृत कराना होता है। इसका मतलब है कि आपका विक्रेता के पास एक खाता होता है। आप केवल अपने खाते में लॉगिन करके खरीदारी कर सकते हैं। आपके खरीदारी कार्ट समेत आपके खाते से संबंधित सभी अनुभाग पासवर्ड सुरक्षित होते हैं। अन्यथा कोई भी आपके खाते में लॉगिन कर सकता है, जो परेशानी का कारण बन सकता है। आदेश देना। आप अपने खरीदारी कार्ट में अपनी आवश्यक वस्तुएं जोड़ सकते हैं और फिर उन्हें खरीदने के लिए आदेश दे सकते हैं। आपका ऑनलाइन खरीदारी कार्ट आपने ऑनलाइन स्टोर की खोज करते समय खरीदारी करने के लिए जो कुछ चुना है, उसका आपका ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। एक बार निर्णय लेने के बाद आपने जो खरीदने के लिए चुना है, उसे चेकआउट कर सकते हैं और फिर अपना भुगतान विकल्प चुन सकते हैं। भुगतान तंत्र। अपनी ऑनलाइन खरीदारी के लिए भुगतान सुपुर्दगी पर नकद, चेक, नेट बैंकिंग, हस्तांतरण, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और डिजिटल नकद के माध्यम से भुगतान जैसे कई तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन लेनदेन में सुरक्षा चिंताएं। ई-व्यवसाय के जोखिम। ई-लेनदेनों की सुरक्षा। ई-लेनदेन कई जोखिमों से ग्रस्त होते हैं। इन जोखिमों में ई-लेनदेन में शामिल पक्षों को वित्तीय, प्रतिष्ठा संबंधी और मनोवैज्ञानिक नुकसान शामिल हो सकता है। ये सुरक्षा और संरक्षा मुद्दों को ई-व्यवसाय में
मुख्य चिंता बनाता है। लेन देन जोखिम। ऑनलाइन लेन देन कई जोखिमों से ग्रस्त होते हैं, जैसे विक्रेता खरीदार द्वारा ऑनलाइन तरीके का उपयोग करके किए गए भुगतान की प्राप्ति से इनकार कर देता है, उत्पादों की सुपुर्दगी नहीं होती है, या विक्रेता को सुपुर्द किए गए उत्पादों के लिए भुगतान नहीं मिलता है और ग्राहक दावा करता है कि भुगतान हो गया है। डेटा प्रेषण और भंडारण जोखिम। वास्तव में सूचना शक्ति है। सिस्टम में रखा गया डेटा और इसके एन रूट कई जोखिमों के अधीन होते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी चोरी हो सकती है और स्वार्थी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सिस्टम में संग्रहीत चोरी करने के विभिन्न तरीके हैं। उनमें से वायरस और हैकिंग 2 तरीके हैं। इन तरीकों का उपयोग करके प्रेषण के दौरान डेटा बाधित किया जा सकता है। कूटलेखन के उपयोग से इसे रोका जा सकता है। व्यक्तिगत संपत्ति और गोपनीयता के लिए खतरे का जोखिम। इंटरनेट पूरी तरह से खुली जगह है। ऑनलाइन लेनदेन करते समय प्रदान किया गया डेटा अन्य लोगों को दिया जा सकता है, जो आपके ईमेल बॉक्स में भारी प्रचार और विज्ञापन साहित्य डंप करना शुरू करते हैं। सफल ई-व्यापार कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन। ई-व्यवसाय की स्थापना करने के लिए धन, लोगों और मशीनों की जरूरत होती है। आपको वेबसाइट बनाने, चलाने, बनाए रखने और बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होती है। वेबसाइट संगठन की विश्वव्यापी संजाल पर अवस्थित होती है। बाह्य स्रोतीकरण। बाह्य स्रोतीकरण एक नई प्रवृत्ति है जो व्यवसाय को मूलभूत रूप से बदल रही है। इसका मतलब आमतौर पर गैर मुख्य गतिविधियों को तृतीय पक्ष को अनुबंध कर देना है, जिसका उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता और दक्षता से लाभ उठाना होता है। बाह्य स्रोतीकरण की विशेषताएं। बाह्य स्रोतीकरण में अनुबंध पर देना शामिल होता है। बाह्य स्रोतीकरण तृतीय पक्ष से स्रोतीकरण को संदर्भित करती है, जिसे आप अन्यथा आंतरिक रूप से करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, अभी तक असंख्य कंपनियां अपने परिसर में साफ सफाई, स्वच्छता आदि बनाए रखने के उद्देश्य से अपने साफ सफाई और स्वच्छता कर्मचारी नियुक्त करती रही है। लेकिन अब कई संगठनों ने संविदात्मक आधार पर इन गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण करना शुरू कर दिया है। आमतौर पर गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण किया जाता है। अधिकांश व्यवसायों के लिए साफ सफाई और स्वच्छता गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां हैं, और नगर पालिकाओं और स्वच्छता प्रदाताओं के लिए ये उनकी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियां हैं। व्यवसाय के प्रकार के आधार पर मुख्य गतिविधियां बदलती रहती हैं और वे अन्य गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण करते हैं। प्रक्रियाओं का किसी अन्य पक्ष से बाह्य स्रोतीकरण किया जा सकता है। एक बड़े बहुराष्ट्रीय संगठन पर विचार करें जो कई उत्पादों और सेवाओं में है। कर्मचारियों की भर्ती, पेरोल, प्रशिक्षण, रिकॉर्ड, देय और प्राप्य खातों के प्रबंधन जैसी कई प्रक्रियाएं दुनिया की विभिन्न जगहों पर चल रही सभी शाखाओं के लिए समान हैं। ये कंपनियां इन सभी प्रक्रियाओं का ऐसी संसाधन इकाई से बाह्य स्रोतीकरण करती हैं जिसे संसाधनों के दोहराव से बचने और लागत में कमी के लिए विशेष रूप से इस उद्देश्य से बनाया गया होता है।
बाह्य स्रोतीकरण का कार्यक्षेत्र, आवश्यकता और लाभ। बाह्य स्रोतीकरण का कार्यक्षेत्र। आमतौर पर बाह्य स्रोतीकरण में शामिल 4 प्रमुख खंड होते हैं: संविदा अनुसंधान, संविदा निर्माण, संविदा बिक्री और सूचना विज्ञान। वर्तमान दुनिया में बाह्य स्रोतीकरण शब्द को व्यवसाय प्रक्रिया बाह्य स्रोतीकरण या आईटी सक्षम सेवाओं से अधिक निकटता से जोड़ा जाता है। बीपीओ का लगभग 70% राजस्व कॉल सेंटर से, 20% निम्न और उच्च मूल्य डेटा कार्य से और 10% उच्च मूल्य वाले सूचना कार्य से आता है। आउटबाउंड और इनबाउंड ट्रैफिक के 24x7 प्रबंधन के साथ कॉल सेंटर की अधिकांश गतिविधियां ग्राहक सेवा होती हैं। बाह्य स्रोतीकरण की आवश्यकता। कम लागत पर सर्वोच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव, सदा मांग करने वाले ग्राहक और उन्नतिशील प्रौद्योगिकी संगठनों द्वारा व्यावसायिक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार करने के 3 प्रमुख चालक हैं। व्यवसाय पद्धति के रूप में सदा वृद्धिमान बाह्य स्रोतीकरण के लिए इन कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है। बाह्य स्रोतीकरण के लाभ। व्यावसायिक संगठन अब कुछ कार्यक्षेत्रों पर ध्यान देने का महत्व पहचान रहे हैं, जहां उनके पास विशिष्ट क्षमता है और अन्य सभी कार्यों को अपने बाह्य स्रोतीकरण भागीदारों को अनुबंध पर दे रहे हैं। बाह्य स्रोतीकरण का एक प्रमुख लाभ लागत में कमी है। ये बाह्य स्रोतीकरण फर्मों को सूचित होने वाली बड़े पैमाने की किफ़ायतों के कारण होता है, क्योंकि वे असंख्य अन्य संगठनों के लिए भी ऐसा करते हैं। सभी गैर प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण करके कंपनियां अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम होती हैं। बाह्य स्रोतीकरण संबंधी चिंताएं। बिल्कुल अन्य सभी चीजों की तरह ही बाह्य स्रोतीकरण की प्रक्रिया से भी कुछ चिंताएं जुड़ी हैं। कुछ चिंताओं पर नीचे चर्चा की गई है। गोपनीयता। बाह्य स्रोतीकरण की प्रक्रिया में व्यवसाय की बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना शामिल होता है। यदि आपकी बाह्य स्रोतीकरण फर्म गोपनीयता नहीं बनाए रखती है और उदाहरण के लिए इसे आपके प्रतिस्पर्धियों को दे देती है, तो इससे आपके व्यवसाय को नुकसान पहुंच सकता है। अगर बाह्य स्रोतीकरण में पूर्ण उत्पाद और प्रक्रियाएं शामिल हैं, तो आपका बाह्य स्रोतीकरण साझेदार भी आपके जैसा ही व्यवसाय शुरू कर सकता है। परिश्रम खरीद। क्योंकि वे संगठन जो अपनी लागतें कम करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं का बाह्य स्रोतीकरण करना चाहती हैं, आतिथ्य राष्ट्रों की कम लागत वाली श्रम शक्ति से इष्टतम लाभ लेने का प्रयास करते हैं। नैतिक सरोकार। जूता बनाने वाली कंपनी का एक उदाहरण लीजिए, जो लागत कम करने के लिए अपनी विनिर्माण प्रक्रिया का एक विकासशील देश से बाह्य स्रोतीकरण करती है, जहां वे कारखानों में महिलाओं और बाल श्रमिकों को काम पर रखते हैं। गृह देश में संगठन बाल श्रम के खिलाफ सख्त कानूनों के कारण ऐसा नहीं कर सकते हैं। गृह देशों में नाराजगी। विपणन, विनिर्माण, आईटी आधारित सेवाओं और अनुसंधान और विकास का बाह्य स्रोतीकरण करते समय अंततः जिसका बाह्य स्रोतीकरण होता है, वो है रोजगार या नौकरियां। इससे गृह देश में नाराजगी पैदा हो सकती है, खासकर यदि देश बेरोजगारी के मुद्दे का सामना कर रहा है।
सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। व्यवसाय करने के तरीके को व्यवसाय की पद्धति कहा जाता है। व्यापार को आकार देने वाले 3 प्रबलतम रुझान अंकीयकरण, बाह्य स्रोतीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण और वैश्वीकरण हैं। ई-व्यवसाय कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके व्यापार, उद्योग और वाणिज्य चलाने को ई-व्यवसाय कहा जाता है। ई लेनदेनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: B2B, B2C और अंतः बी या संगठन की आंतरिक प्रक्रियाएं। ई-व्यवसाय के लाभ: निर्माण की सुगमता और कम निवेश की जरूरत, सुविधा, गति, वैश्विक पहुंच और कागज रहित समाज की ओर संचलन ई-व्यवसाय के कुछ लाभ हैं। ई-व्यवसाय की सीमाएं: कम वैयक्तिक स्पर्श, आदेश देने और उसकी पूर्ति की गति के बीच असंगतता, प्रौद्योगिकी सक्षमता की आवश्यकता और उच्च जोखिम कारक की समाविष्टि। ऑनलाइन लेनदेन: ऑनलाइन लेनदेन में 3 चरण हैं: क्रय पूर्व, क्रय विक्रय और सुपुर्दगी चरण। ऑनलाइन लेनदेन की प्रक्रिया: पंजीकरण, आदेश देना और भुगतान। ई-व्यवसाय के जोखिम: ई लेनदेनों की सुरक्षा, लेनदेन जोखिम, डेटा प्रेषण और संग्रहण जोखिम और व्यक्तिगत संपत्ति और गोपनीयता के लिए खतरे का जोखिम। बाह्य स्रोतीकरण: इसका तात्पर्य आम तौर पर गैर मुख्य गतिविधियों को विशेषज्ञ तृतीय पक्षों को अनुबंध पर देना है, जिसका उद्देश्य उनकी विशेषज्ञता, दक्षता और यहाँ तक कि निवेश से लाभ उठाना होता है। बाह्य स्रोतीकरण की विशेषताएं: बाह्य स्रोतीकरण में अनुबंध पर देना शामिल होता है। आमतौर पर गैर मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों का बाह्य स्रोतीकरण किया जाता है। प्रक्रियाओं का किसी अन्य पक्ष से बाह्य स्रोतीकरण किया जा सकता है। बाह्य स्रोतीकरण के लाभ: संगठन अपनी मुख्य गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और लागत में कमी।